Now the next topic is लॉज रूल्स रेगुलेशन एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस. ठीक है, कि अगर लॉज या रूल्स वगैरह को हम एथिकल गाइडेंस की तरह यूज़ करते हैं तो वो किस एक्सटेंट तक कर सकते हैं, कहाँ पे क्या कंसर्न आते हैं, और जब भी कोई सिचुएशन आती है, चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, तो उस केस में हमें क्या करना है. तो ठीक है, जस्टिफिकेशन फॉर लॉ एटसेट्रा एज अ सोर्स जब हम यूज़ करते हैं तो क्या जस्टिफिकेशन होती है. लॉ प्री सपोजेज द मोरल कॉनोटेशन. ऑफकोर्स हमने अक्सर ये पढ़ा है कि जो लॉ होता है, इनफैक्ट एक बहुत ही फेमस फिलोसफर हैं थॉमस एक्विना, उन्होंने बहुत ही क्लियरली ये बोला था कि जो लॉ होता है उसका बेसिस ही मोरालिटी है, सोशल मोरालिटी है, तो उसको इट प्री सपोजेज द मोरल कॉनोटेशन. दूसरा, रूल ऑफ लॉ इज प्राइम वैल्यू, अभी तक हमने पढ़ा भी है अपने एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में. देन इन डेमोक्रेसी लॉज आर इनेक्टेड फॉलोइंग अ ड्यू प्रोसेस एंड आफ्टर डिटेल्ड डिबेट एंड डिस्कशन. तो उनके अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव ऑल इंक्लूसिव कैरेक्टर होता है, सो दैट्स वाई इट्स अ गुड सोर्स टू फॉलो. देन इट फैसिलिटेट अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि जो लॉ का पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है उसमें इनबिल्ट मैकेनिज्म होते हैं कि किस पर्टिकुलर रोल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, क्या वो विंडो होगी जहाँ से वी कैन एक्चुअली अपहोल्ड दी अकाउंटेबिलिटी. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, लॉ को अगर हम एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस फॉलो करते हैं तो क्या कंसर्न आते हैं. पहला है नॉट पॉसिबल टू कवर एवरी पॉसिबल डायमेंशन. बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं जो छूट जाते हैं. हम सबको तभी जुडिशरी को भी अगर आप देखें, जब वो किसी भी लॉ को इंटरप्रेट करती हैं प्रोविजंस को, तो कितने सारे चंक्स होते हैं, गैप होते हैं. दीज आर कंसिडर्ड एज ग्रे एरियाज. हर चीज़ कवर नहीं हो सकती है, उसके लिए फिर वी गो फॉर द लुकिंग इनटू द स्पिरिट ऑफ लॉ. बट ये एक पॉसिबल कंसर्न है रिलेटेड टू दी टेकिंग फॉलोइंग लॉज एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस. दूसरा, जो भी रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं एंड दे मे वेरी अकॉर्डिंग टू टाइम और प्लेस. फॉर एग्जाम्पल सबरीमाला, तो एक टाइम पे सबरीमाला टेम्पल का जो इशू है जहाँ पे वीमेन की एंट्री को बैन थी, अब उसको अलाउ कर दिया. ऑल्दो अभी भी मैटर प्रेजुडाइज है, बट सो फार उसको अलाउ कर दिया गया. तो वो एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक था. हर एक टेम्पल में व्यूमेन की एंट्री बैन नहीं है, सर्टेन टेम्पल में है या सर्टेन रिलीजन में ये एस्पेक्ट कंसिडर किया जाता है, तो इट मे वेरी. तो अब कहाँ पे करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे, उसका क्या बेसिस है, एकदम लिटरली तो हम फॉलो नहीं कर सकते रूल को. देन कम्स द कल्चरल लैग. कल्चर बदल गया है बट लॉ अभी भी वही चले जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, रिजिड लॉज डज नॉट इवॉल्व एट द सेम पेस एज सोसाइटी डज. फॉर एग्जाम्पल 377, जो हम LGBTQs की बात करते हैं. ठीक है, सो दिस रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल लैग. देन कम्स द वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट. वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट, लॉ कुछ और कह रहा है आपका, और जो आपके अपने इंटरनल या पर्सनल मोरालिटी है या जो आपके पर्सनल वैल्यूज हैं वो कुछ और कह रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हिजाब कंट्रोवर्सी, इसमें जो रूल है या जो लॉ है, ड्रेस कोड की बात करते हैं. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की बात करता है. ठीक है, और काफ़ी सारे लोगों के जो इंटरनल वैल्यूज़ हैं वो हिजाब वियरिंग की बात करते हैं. तो ये एक वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है वाइल फॉलोइंग दी लॉ. तो क्या करें, क्या लॉ को फॉलो नहीं करें या लिटरली फॉलो कर दिया जाए. नहीं, कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो मीट हो जाती हैं तो आप लॉ को फॉलो कर लीजिए. देखो, दिस कैन बी अ वेरी गुड टूल वाइल राइटिंग आंसर फॉर द केस स्टडीज. जैसे कि लॉ इज फॉर द कॉमन गुड एंड नॉट फॉर प्राइवेट गेन. अगर कोई भी लॉ जो है वो कॉमन गुड को एड्रेस कर रहा है, सो दैट शुड बी फॉलोड इन स्पिरिट. ठीक है, लॉ मस्ट बी फीजेबल टू फॉलो. फीजेबल होना चाहिए फॉलो करना. बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत वेग है, उसको फॉलो करना ही फीजेबल नहीं हो रहा है तो कैसे ही फॉलो किया जाएगा. लॉ मस्ट ऑल्सो बी जस्ट, जो एक आर्बिट्रेरीनेस और का एक कॉन्सेप्ट है, या फिर इसको रीजनेबलनेस कह दीजिए. ठीक है, मेनका गांधी जजमेंट में हम पॉलिटी में पढ़ते हैं,
उसमें इस प्रिंसिपल को अपहोल्ड किया गया था कि लॉ को जो प्रोसेस है दैट शुड ऑल्सो बी जस्ट, equally distributing benefits and burdens. Then due process is followed. Principle of lex dubia non-obligatory. इसका मतलब होता है ये एक लीगल jurisprudence का एक प्रिंसिपल है, lex dubia non-obligatory. A dubious law does not bind. अगर उसमें वेगनेस है, अगर उसमें आर्बिट्रेरीनेस है, और शायद यही एक कारण भी है कि काफ़ी सारे लॉज हैं जिनका मिसयूज हो जाता है, और there is a challenge that comes in while implementing certain laws, so because of this aspect. Now अच्छा ठीक है, ये जो हमने अभी आर्ग्यूमेंट दिए हैं ना, ये एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में है. जब भी आपको केस स्टडी आती है तो उसमें होता है कि आप लॉ फॉलो करेंगे या फिर अपने पर्सनल वैल्यूज फॉलो करेंगे या कैसे हैं. तो अगर इशू आता है, इशू ऑफ सिटीजन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट अ पर्टिकुलर लॉ, तो वहाँ पे हम प्रोटेस्ट को कैसे जस्टिफाई करें. हम कर सकते हैं ये सारे आर्गुमेंट देके बोल देंगे भाई जो लॉ है इट इज़ नॉट फॉर कॉमन गुड, या फिर फीजिबल नहीं है फॉलो करने के लिए, या फिर जस्ट नहीं है, या ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ है. जैसे कि जब फार्मर लॉज को लेके जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें कहा गया था कि उस पर डिबेट और डिस्कशन नहीं हुए हैं, वो जिनके लिए लॉ बना है उन्हीं की बात नहीं सुनी गई है. सो दैट वॉज द रीज़न. उस पर हम जस्टिफाई कर सकते हैं. बट अगर केस आता है आपके लिए, यू आर इन अ पोजिशन ऑफ सिविल सर्वेंट, तब आप क्या करेंगे, तो आपके लिए रूल ऑफ लॉ इज अ सुप्रीम वैल्यू. डिफरेंस बिटवीन रूल एंड लॉ, ये एक टॉपिक है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आ चुका है. एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं. रूल्स क्या होते हैं, सेट बाय एन इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, अपने इंटरनल रूल्स भी होते हैं. लॉज, लीगल वेरिएशन ऑफ रूल्स एनफोर्स बाय कोर्ट एंड पुलिस, पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती है. मोर फ्लेक्सिबल, ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं. सेट ड्यूरिंग चाइल्डहुड टू प्रिपेयर फॉर लिविंग इन अकॉर्डेंस विद लॉज, जो हमारे सोशल रूल होते हैं, इम्प्लिसिट है, कोई इनका बहुत कोडिफिकेशन नहीं होता है. देन लॉज की बात करें तो वेरिएशन ऑफ रूल्स एनफोर्स बाय कोर्ट मेड बाय गवर्नमेंट, मस्ट गो थ्रू सर्टेन प्रोसेस, जो भी हमने ड्यू प्रोसेस की बात की है. लॉ कैरी स्टिफ पेनल्टीज, अगर आप वॉयलेट करते हैं तो उनकी पेनल्टी होती है, इंक्लूडिंग इम्प्रिजनमेंट. नेक्स्ट टॉपिक है कंसाइंस एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस. अभी हमने लॉज के और रूल की बात की जो कि एक एक्सटर्नल मैकेनिज्म होता है, जो कंसाइंस है ये इंटरनल है. विद इन, इट लाइज विद इन अ पर्सन. कंसाइंस का मतलब क्या होता है, पर्सन्स मोरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, viewed as acting as a guide to one's behavior. ये इंट्यूटिव इंट्यूटिवनेस भी इसे कह सकते हैं. ठीक है, एक हमने क्राइसिस ऑफ कंसाइंस भी पढ़ा था. उसमें क्या था कि जब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ रहा है कि मुझे अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं, इसके करने से ये अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है, दिस इज समथिंग रॉन्ग, बट फिर भी करना पड़ रहा है, तो आपको क्राइसिस ऑफ कंसाइंस होता है. ठीक है, तो इसको एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस ले लीजिए. उससे हाउ इट विल एक्ट एज अ गुड सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस. कंसाइंस एज एन एक्ट ऑफ इंटेलेक्ट, हेल्प मेकिंग इंटेलेक्चुअल डिसीजन रादर देन अ फीलिंग और एन इमोशन. ये रीजन करता है. आप किसी चीज़ को रीजन करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, उसे एनालाइज करेंगे, तभी आप उसके सही गलत के डिफरेंशिएशन को देख पाएंगे. इट इज़ नॉट ड्रिवन बाय सम इमोशन कि मुझे अच्छा लगा मैंने कर दिया, मुझे बुरा लगा मैंने नहीं किया. वो अच्छा बुरा रीजन्ड होता है, ऑब्जेक्टिव होता है. सो डिसीजन मेड इन प्रिपरेशन फॉर अ स्पेसिफिक एक्शन, जो डियोंटोलॉजी की हम बात करते हैं, ड्यूटी. कंसाइंस अप्लाइज द रूल्स एंड लॉज टू स्पेसिफिक एक्शन. जो लॉ की स्पिरिट की जो भी हमने बात की थी उसको फॉलो करने के लिए हमें कंसाइंस होना चाहिए कि वो लॉ किस लिए बना है. तो उसमें अगर किसी लॉ में कोई एम्बिग्यूटी भी है, एंड इफ यू आर फॉलोइंग दी कंसाइंस एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, लॉ की स्पिरिट को हम मीट कर सकते हैं. कंसाइंस इज वाइडर देन लॉज, डेफिनेटली, बिकॉज जहाँ पे लॉ साइलेंट होता है वहाँ पे हमें कंसाइंस हेल्प करती है. इट एम्स टू मेक मोरल डिसीजंस डिस्पाइट द रिस्क ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस. अगर उस चीज़ को करने से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं तो भी हम उसे करते हैं. क्यों? क्योंकि अंदर से जो ये इंटेलेक्ट वाली जो एक कॉल आती है, जो इंट्यूटिव कॉल आती है, इट हैज़ अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट.
कंसर्न क्या है, अगर कंसाइंस को फॉलो करते हैं तो क्या क्या कंसर्न आ सकते हैं? हाईली सब्जेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है। कंडीशनिंग में इन्फ्लुएंस, जो आपके सोशो इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं, कल्चरल फैक्टर होते हैं, दैट कैन हैव अ इम्पैक्ट ऑन योर डिसीजन मेकिंग एस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मूवीज़ में हमने अक्सर देखा है कि अगर सिस्टम डिड मोर हार्म टू द लीड एक्टर, ही डिसाइड्स टू टेक रिवेंज। अग्निपथ, इनफैक्ट सो मैनी मूवीज़, अग्निपथ इज जस्ट वन एग्जाम्पल कि जहाँ पे भी सिस्टम से काम नहीं किया, ठीक है भैया, हम हमारी कंसाइंस जब भी सेटिस्फाइड होगी जब हम वो रिवेंज ले लेंगे। कंसाइंस कैन बी मिसअंडरस्टूड। ओपिनियंस फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंसाइंस इवन व्हेन फॉर्म्ड विद फुल ऑनेस्ट कन्विक्शन शुड नॉट ऑलवेज बी ट्रस्टेड। Then, without adequate external altruistic normative justification, it may be regarded as morally bind, potentially dangerous. ये सारी चीज़ें फॉलो होनी चाहिए, नहीं तो इट कुड बी डेंजरस टू फॉलो। ठीक है, तो इसको लेकर क्या कंडीशंस होती हैं कि जो हम कंसाइंस का एक ऑब्जेक्टिवली इसका अगर यूज़ करना हो तो क्या किया जाए? कंडीशंस क्या होंगी? इवेल्युएट कीजिए। आपके मन में अगर कोई भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं जो ये करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ ये सही नहीं है और मुझे नहीं करना चाहिए, तो उसको फिर भी इवेल्युएट कीजिए, उसे क्वेश्चन कीजिए। बी वेरी रैशनल एंड रीजनेबल। डू नॉट हार्म। रिलाई ऑन द नेचर ऑफ एन एक्शन, इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, इस पर्पज। ये हमने पहले भी बात की थी फाउंडेशन वैल्यूज में भी, कि किसी भी चीज को फॉलो करते हुए अगर आप रूल ऑफ लॉ से भी थोड़ा हट रहे हैं या रिजिड फ्रेमवर्क से भी थोड़ा बाहर जा रहे हैं, तो भी योर पर्पज शुड बी वेरी साउंड एंड क्लियर। ये महात्मा गांधी जी की कोट है, द कोर्ट ऑफ कंसाइंस सुपरसीड्स ऑल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सबसे बड़ा रीजन इसलिए है क्योंकि जब लॉ साइलेंट होता है तब हमें कंसाइंस हेल्प करती है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? आंसरेबिलिटी ऑफ ऑफिशियल्स फॉर देयर डिसीजंस एंड एक्शन। इसके एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, डिफरेंट फीचर्स क्या हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनफोर्स, ऑब्लिगेशन, ब्लेम वर्दीनेस, जस्टिफिकेशन एंड रीजनिंग। अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिफरेंस क्या है? अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है बीइंग आंसरेबल फॉर व्हाट वन डज, जो आपने किया है आप उसके लिए आंसरेबल हैं, कि आपने क्या सोच के वो चीज़ की है, उसकी क्या जस्टिफिकेशन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हैविंग अ ड्यूटी वर्क, आपने किया क्योंकि आपको वो करना था। अकाउंटेबिलिटी इज इम्पोज फॉर द टास्क असाइन। मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है और आपसे कहा गया है कि यू नीड टू कंप्लीट इट विद इन 7 days विद अ सेट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। तो अब आपकी अकाउंटेबिलिटी है कि आप इसको मीट करें, डेडलाइन को भी और एट द सेम टाइम उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड को भी। इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड, इट कैन बी डेलीगेटेड। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एज्यूम्ड। आपकी पोजीशन ही ऐसी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेंचुअली आपके ऊपर ही आएगी। मान लीजिए डीएम ने ऑर्डर दे दिया एसडीएम को टू परस्यू अ पर्टिकुलर टास्क, ही इज अकाउंटेबल। ये उस टास्क को जो करेंगे उसको लेके ये अकाउंटेबल है, बट जो डीएम है ही इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये उन्हीं की करने की रिक्वायरमेंट थी। देन हेयर ड्यूटी इज टू एंश्योर टास्क इज कंप्लीटेड। ये जो भी हमने बात की थी कि आपको टाइम की डेडलाइन भी मीट करनी है और क्वालिटी की भी। यहाँ पे क्या है? ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट अ टास्क की गोल ओरिएंटेड होता है। देन कम्स इट इन्वॉल्व्स ब्लेम वर्दीनेस। अकाउंटेबिलिटी, अगर आप स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते हैं, क्वालिटी को मैच नहीं करते हैं, डेडलाइन के अंदर अपना काम नहीं करते हैं, तो ब्लेम आपके ऊपर जाएगा। और फॉर एनी अदर मिस्टेक यू वुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। देयर इज नो सच एक्सप्लिसिट लाइबिलिटी। ब्लेम गेम नहीं होता है। ऑफकोर्स क्वेश्चन किया जा सकता है कि डिले क्यों हो रहा है, या फिर ये कहा जा सकता है कि इसको टाइम से फटाफट कीजिए, बट ब्लेम गेम यहाँ पे नहीं होगा। ब्लेम वर्दीनेस का एस्पेक्ट जो है वो अकाउंटेबिलिटी के लिए है, एंड दिस इज हाउ वी कैन ब्रिंग अ डिफरेंसेस बिटवीन द टू। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ये अलग से शायद क्वेश्चन ना आए, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि केस स्टडीज को डील करते हुए या फिर किसी भी क्वेश्चन को आंसर करते हुए यू कैन यूज कि आप वो जो भी अकाउंटेबिलिटी हाईलाइट कर रहे हैं वो कौन से टाइप की है। हॉरिजॉन्टल, या फिर अगर सिर्फ अकाउंटेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप आर्ग्यूमेंट देते हुए डिफरेंट अकाउंटेबिलिटी के डायमेंशंस को हाईलाइट कर सकते हैं। दैट कैन गिव अ गुड एज टू योर आंसर।
हॉरिजेंटल अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, जहाँ पे सिमिलर पोजीशन में जो दो अथॉरिटी होती है वो एक दूसरे को लेकर अकाउंटेबल हैं। इट्स अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, जैसे कि हम देखते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में होता है। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी टू द लेजिस्लेचर, आर्टिकल 74। वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी ये जूनियर और सीनियर के बीच में होती है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नेंस में अगर हम बात करें तो वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, इट इज द प्रोसेस ऑफ बाय विच सिटीजन्स सीक टू इम्पोज परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑफिशियल्स बाय प्लेइंग डायरेक्ट रोल्स इन होल्डिंग द पावरफुल अकाउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल सोशल ऑडिट, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो प्राइम अथॉरिटी कौन है, वी द पीपल। तो यहाँ पे जो वर्टिकल अकाउंटिंग है गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में, दैट लाइज विद पीपल, दे कैन हेल्ड यू अकाउंटेबल। पॉलिटिकल लीगल अकाउंटेबिलिटी क्या है कि जहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर कोई लीगल फ्रेमवर्क है अकाउंटेबिलिटी के लिए, अकाउंटेबल टू रूल ऑफ लॉ। फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल मिनिस्ट्रियल अकाउंटेबिलिटी। सोशल अकाउंटेबिलिटी जहाँ पे सोसाइटी इन्वॉल्व होती है। Public officials, politicians or service providers held accountable to the public and services users for their action and performance through social accountability। इसके बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, जैसे कि पीसफुल प्रोटेस्ट हो सकता है, सोशल मीडिया का यूज़ करके कर सकते हैं, ट्विटर गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म सच एज RTI, जन सुनवाई। इसके थ्रू सोसाइटी जो है इट होल्ड्स द ऑफिशियल्स अकाउंटेबल। एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी जो विद इन डिपार्टमेंट होती है, इंटरनल रूल्स एंड नॉर्म्स, फॉर एग्जांपल CVC या लोकपाल। ये डिपार्टमेंटल भी हो सकती है और इंडिपेंडेंट कमीशन के द्वारा भी हो सकती है, जैसे कि CVC और लोकपाल हो गए। देन एथिकल अकाउंटेबिलिटी, दिस इज कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम एनी टाइम। एथिकल अकाउंटेबिलिटी का जो की एस्पेक्ट है वो है विलिंगनेस। एक होता है अकाउंटेबिलिटी के ठीक है आई एम ओपन फॉर द स्क्रूटनी, एक होता है विलिंगनेस टू गिव एन एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन टू रेलेवेंट others for one's judgment, intention, act or omission even when not called upon to do so। आपसे पूछा नहीं है, किसी ने आके आपसे सवाल नहीं किया है, आपने फिर भी अपनी अकाउंटेबिलिटी ली और आपने जाकर उसको बताया। फॉर एग्जाम्पल हाईलाइटिंग द डिस्क्रिपेंसीज डिस्कवर्ड एंड ब्रिंगिंग इट टू रिकॉर्ड। प्राइवेट प्रोजेक्ट मैनेजर इन्वॉल्व इन बिल्डिंग अ ब्रिज, आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है डायरेक्ट, फिर भी आपने उसको लिया और आप यू आर ओपन टू गिव द एक्सप्लेनेशन और द जस्टिफिकेशन रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो ये एथिकल अकाउंटेबिलिटी के एस्पेक्ट में आएगा। देन कम्स डायगोनल अकाउंटेबिलिटी। डायगोनल अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, ये अगर हम सोसाइटी को लेके कर दें या फिर ये वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे जो है यूजर्स की बात हो जाएगी और यहाँ पे गवर्नमेंट की बात हो जाएगी। डायगोनल में क्या होता है कि सिटीजन एंगेजमेंट है, डायरेक्ट सिटीजन एंगेजमेंट है विद द इंस्टीट्यूशंस। फॉर एग्जाम्पल मजदूर किसान संस्था जो थी इन द मेकिंग ऑफ RTI एक्ट, यहाँ पे CSO, NGO या प्रेशर ग्रुप को इन्वॉल्व किया जाता है इन लॉ मेकिंग, इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एटसेट्रा, उनसे उनका ओपिनियन और कंसल्टेशन ली जाती है। दिस इज पार्ट ऑफ डायगोनल अकाउंटेबिलिटी। देन माइक्रो एंड मैक्रो अकाउंटेबिलिटी, ये वर्ल्ड बैंक का एक कॉन्सेप्ट है। माइक्रो अकाउंटेबिलिटी की बात होती है विद रिस्पेक्ट टू टेक्निकल फीजिबिलिटी, इट इज इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक और टास्क ओरिएंटेड। मैक्रो नाम से पता चल रहा है वाइडर इम्पैक्ट है। सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, उसके कुछ एनवायरमेंटल कंसर्न है उससे रिलेटेड, आपने इस पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, आपने EIA का प्रोसेस पूरा फॉलो कराया और आपने उसको सबमिट कर दिया, तो आपकी माइक्रो अकाउंटेबिलिटी सेटिस्फाई हो जाती है। बट मैक्रो होती है कि उसके सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट फर्दर क्या पड़ने वाले होंगे, वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी सोशल कॉस्ट क्या आएगी, उसके लिए कौन अकाउंटेबल है। सो दैट कम्स एज पार्ट ऑफ मैक्रो अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड इश्यूज क्या आते हैं इस सिस्टम में, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटेबिलिटी, प्रॉब्लम ऑफ मैनी। अकाउंटेबिलिटी किसके ऊपर स्टैब्लिश की जाए, डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। अभी ग्रेटर नोएडा में एक ट्विन टावर को गिराया गया है। अथॉरिटी हु गेव ऑल टाइप ऑफ परमिशंस, प्रोजेक्ट डेवलपर, बिल्डर, किसको आप कहेंगे कि ये उसके लिए जिम्मेदार हैं। बिल्डिंग गिर गई, जो बिल्डर हैं उन्होंने उसको पे किया, जुडिशरी ने अपना वर्डिक्ट दिया, इम्प्लीमेंट भी हो गया, बट उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स थे आसपास के इलाके में,
चाहे वो दूसरी बिल्डिंग्स के ऊपर जो फिजिकल इम्पैक्ट आया, चाहे वो एनवायरनमेंट को लेके था, इकोलॉजी को लेके था, उसके लिए कौन अकाउंटेबल होगा, हु विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस। देन सिस्टमिक फ्लॉ, सिस्टम ही ऐसा है कि होल्डिंग अ पर्सन अकाउंटेबल फॉर द सिस्टमिक इशू, सिस्टम में इशू हैं जो एक इंसान जो वहाँ पे काम कर रहा है जिसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अकाउंटेबिलिटी थी बिकॉज ऑफ द पोजीशन या जिनको टास्क डेलीगेट की गई थी, he has been held responsible while the issues are in actually system. So this is another issue in holding the accountability. Then passing the buck, blame shifting काफी कॉमन है। चलिए अब आ जाते हैं एथिकल गवर्नेंस पे। एथिकल गवर्नेंस क्या होती है? हमने पढ़ा है गवर्नेंस, देन गुड गवर्नेंस, नाउ कम्स एथिकल गवर्नेंस। ऑलरेडी सवाल इस पे पूछा जा चुका है। देखो जब भी कभी ऐसे सवाल आते हैं ना कि आपको एक टेक्निकल टर्म जो है उसका पता है, उसके कंपोनेंट्स पता है, उसमें एथिकल आर्गुमेंट उन्होंने ऐड कर दिया है, तो आप उसको एथिकल एस्पेक्ट दिखाने के लिए वैल्यूज को ऐड कर दीजिए, वो एथिकल डायमेंशन ऐड कर दीजिए विच कैन जस्टिफाई टू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस और सिस्टम। जैसे कि अगर गवर्नेंस में हम बात करें तो गवर्नेंस क्या होती है? सिंपल, गवर्निंग अ स्टेट। गुड गवर्नेंस क्या होती है? कुछ प्रिंसिपल्स को आप ऐड कर दीजिए, रूल ऑफ लॉ के बेस पे गवर्न करना है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए। एथिकल में होते ही वैल्यूज, अगर गुड गवर्नेंस को वैल्यू ड्रिवन हो जाए तो एथिकल गवर्नेंस हो जाएगी। वैल्यूज कौन से? ये एक निमोनिक है, CASFG। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जो गवर्नेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के एस्पेक्ट को, दैट मीन्स स्पिरिट जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको फॉलो करती है। जस्टिस, इक्वालिटी, स्पिरिट को फॉलो किया जा रहा है। एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, अभी हमने पढ़ा था, रीजनेबलनेस होनी चाहिए इन रूल मेकिंग। स्टेबिलिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द रूल्स एंड पॉलिसीज, ये नहीं आज कुछ है कल कुछ है परसों कुछ और है। ये टैक्स पॉलिसीज में काफी एक सबसे बड़ा इशू रहता है जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात होती है। फ्लेक्सिबिलिटी टू अडॉप्ट, वो ढाई चाल चलते रहें ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइम एंड स्पेस। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, फीडबैक लूप बना रहना चाहिए ताकि जनता का ओपिनियन आपके पास आता रहे और आप अकॉर्डिंगली चीजों को इम्प्रूव करते रहें। एथिकल गवर्नेंस के पिलर कौन कौन से हैं? 5P हैं। सबसे पहले तो एथिकल गवर्नेंस के पिलर से मतलब है कि अगर एथिकल गवर्नेंस को हमें स्टैब्लिश करना है, लेके आना है, तो हमें किस किस चीज पे काम करना होगा। पहला, पब्लिश एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, फर्स्ट P। सेकेंड इज टू प्रमोट एथिक्स इन पब्लिक सर्विसेज, जो नोडल कमेटी की वैल्यूज हैं। देन डिजाइन एथिकल प्रोसेस, जो आपके प्रोसेस हैं वो एथिकल होने चाहिए, वैल्यू ड्रिवन होने चाहिए, ठीक है। ब्लाइंड डिजिटाइजेशन नहीं करना है, डिजिटाइजेशन टू सर्व द पर्पस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट्स एंड मेकिंग इट वर्क। अभी आपने देखा होगा डिजिटाइजेशन की वजह से काफी एक थोड़ा सा एक्सक्लूसिवनेस आ गई है, तो उस डिजिटाइजेशन का क्या फायदा? सो योर प्रोसेस शुड बी एथिकल। आप थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल सिचुएशन लेते हुए चलिए कि डिजिटाइज करेंगे हो जाएगा सब कुछ, बट मीनवाइल अगर किसी को कुछ जेन्युइन इश्यूज आते हैं, एक वो फ्रेमवर्क, एक वो डिस्कशन रहनी चाहिए, उसको एड्रेस करने का मैकेनिज्म होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, बाकी सब आपने कर लिया, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो एवरीथिंग विल बी इन वेन। तो प्रैक्टिस एथिक्स, स्पेशली इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द लीडर्स। ऑर्गेनाइजेशन के भी ईथोस और वर्क कल्चर में आपके एथिक्स झलकने चाहिए। देन प्रोवाइड एथिकल ट्रेनिंग टू ब्रिज द वैल्यू गैप, ये एक रिपीटेड पॉइंट है, हम इसे कई बार पढ़ चुके हैं। नाउ हाउ टू स्ट्रेंथन मोरल वैल्यूज इन गवर्नेंस। एक तो 5P की अप्रोच है, ये जो भी हमने देखा है, पब्लिश कर दो, प्रमोट करो एथिक्स को, एथिकल प्रोसेस डिजाइन कीजिए, प्रैक्टिस करिए, प्रोवाइड एथिकल ट्रेनिंग। उसके अलावा एक जो OECD कंट्रीज के ग्रुप हैं उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं। एथिकल स्टैंडर्ड मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन लीगल फ्रेमवर्क, एक्सप्लिसिटली वो हाईलाइट होने चाहिए। क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए फॉर इंटरेक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। ये डेवलपिंग कंट्रीज का एक बड़ा चैलेंज है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने किसी प्राइवेट पार्टी के साथ मिलकर आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी है, लाइक अभी हम PPP को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं,
तो उसमें जो एक क्रॉनिक कैपिटलिज्म का परसेप्शन क्रिएट हो जाता है डिस्पाइट ऑफ ऑल द गुड नोशंस अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और अबाउट दैट पर्टिकुलर पार्टनरशिप, वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है टू डील विद दैट। तो क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए कि प्राइवेट और पब्लिक में किस तरह का इंटरेक्शन होगा, किस लेवल तक होगा, उसके लिए ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ज़रूरी है। देन एथिकल मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स, जो एथिकल मैनेजमेंट को भी एथिकल होना चाहिए, जो भी हमने लीडर्स की बात करी है। देन देयर शुड बी मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स, एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आप इस्टेब्लिश कीजिए। एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है ये हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था। अगर आप फाउंडेशनल वैल्यू वाला पार्ट 1 का वीडियो देखेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, यू कैन जस्ट सी कि व्हाट इज एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। देन जो डिस्कशन यूज है, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड ओपन टू स्क्रूटनी। जो अभी हमने बात की है कि यहाँ पे अगर आप कोई डिस्कशन को यूज कर रहे हैं तो यू शुड बी ओपन टू द स्क्रूटनी। उसके बाद कुछ और मेथड है विद विच यू कैन वन कैन एक्चुअली स्ट्रेंथन द वैल्यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक सेपरेट शॉर्ट नोट की तरह भी आ सकते हैं, सो बी रेडी फॉर दैट। फर्स्ट इज रिस्क रिव्यू। जो पोटेंशियल रिस्क है किसी भी एक सिस्टम में या प्रोसेस में, आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए एंड डेवलप अ स्ट्रेटजी टू मिनिमाइज एनी सच रिस्क। फॉर एग्जाम्पल फेसलेस असेसमेंट स्कीम इन इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में करप्शन को लेके काफ़ी इशूज रहते हैं, तो उसको फेसलेस करके उन्होंने जो स्टार्टिंग का ही एस्पेक्ट जो होता है जहाँ पे करप्शन के पोटेंशियल काफ़ी हाई होते हैं, उसको मिनिमाइज कर दिया जाएगा। सो इस तरीके से आप स्ट्रेटजी डिवाइस कर सकते हैं। देन कंट्रोल, प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है, क्लियर पॉलिसीज होनी चाहिए, ओवरसाइट मैकेनिज्म होना चाहिए, ऑडिट का एस्पेक्ट होना चाहिए। देन रिपोर्टिंग चैनल। देन कम्स द सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूडिंग द मीडिया। ये डायगोनल अकाउंटेबिलिटी, सोशल अकाउंटेबिलिटी की हमने बात कही ही थी। देन इंटीग्रिटी पैक्ट्स। इंटीग्रिटी पैक्ट्स क्या होते हैं? जब भी किसी प्राइवेट पार्टी को कोई भी प्रोजेक्ट या कोई टेंडर अलॉट किया जाता है तो एक इंटीग्रिटी पैक्ट साइन होता है। That it will help in promoting transparency and creating confidence in public contracting. It ensures the level playing field, ठीक, and involve oversight and scrutiny by an independent observer. Proactive vigilance to identify suspected. अभी का जो विजिलेंस होता है वो कहीं ना कहीं रिएक्टिव है। एक कोई इंसिडेंट हो गया, कहीं से रिपोर्ट आई, इन्फॉर्मेशन आई और उसके ऊपर काम किया गया। प्रोएक्टिव से क्या होगा? आइडेंटिफाई सस्पेक्टेड करप्ट एलिमेंट्स। ये कोई भी हो सकते हैं, एजेंसी हैं, ऑफिशियल्स विद द डाउटफुल इंटीग्रिटी। एंड देन टू एंश्योर दे डू नॉट ऑक्यूपाई सेंसिटिव पोजिशन। या तो उन्हें वीड आउट ही कर दीजिए, और वीड आउट अगर नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ डाउट है, सिर्फ सस्पिशन कंडीशन है, उस केस में क्या है, आप उन्हें सेंसिटिव पोजिशंस मत दीजिए। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। अब इसी चैप्टर से 2 टॉपिक हमारे बच गए हैं। एक तो है ethics in international relations, and second is corporate ethics, corporate governance. इन दोनों टॉपिक्स को हम आगे जो एक अप्लाइड एथिक्स का सेशन रखेंगे उसमें इन दोनों टॉपिक्स को कवर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही हम कुछ एथिक्स, फॉर एग्जांपल मेडिकल एथिक्स क्या होते हैं, एथिक्स रिलेटेड टू इंटरनेट, ऐसे किए जाएंगे। सो वी विल जस्ट कवर दीज टॉपिक्स अलॉन्ग विद अदर अप्लाइड एथिक्स टॉपिक। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, सो इट्स अवेलेबल एट द टेलीग्राम चैनल डिकोडिंग एथिक्स। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो ज्वाइन द चैनल टू हैव PDF फॉर दिस। एंड टिल नेक्स्ट सेशन, स्टे काम, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद।